नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुडवर्ड अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक थर्ड चल रहा था, वैदिक सभ्यता। ये हमारा वैदिक सभ्यता का पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले के वीडियो में हमने ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति देखी थी, जिसमें हमने पढ़ा था आर्य अब यायावर स्थिति में रहते थे। उनकी पहचान का आधार कबीला ही था। उनकी राजा के लिए उन प्रयुक्त होने वाले शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी एवं राजा पर नियंत्रित करने के लिए प्रमुख जन संस्थाएं होती थी, जिसमें हमने सभा, समिति, विगत एवं गण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी एवं उनके अध्यक्षों एवं तथा कार्य की जानकारी प्राप्त की थी। वहीं ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखा था एवं भारत का सबसे प्राचीन युद्ध 10 राज्य युद्ध के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसी के साथ हमारा वीडियो वहाँ पे समाप्त हो गया था, क्योंकि हमने ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति देख चुके थे। आज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति किस प्रकार थी। आर्यों की स्थिति देखते हैं तो आर्य स्थायी रूप से अब बसने लग गए थे, वहीं ऋग्वैदिक काल में यायावरिया अस्थायी रूप से रहते थे। इनका पहचान का आधार कबीलाई न होकर अभिभूमि हो गया था। कुछ शासकों के नाम स्पष्ट रूप से उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित या उल्लेखित किए गए हैं, जैसे कि विदेह भूमि या क्षेत्र के राजा जनक थे, वही काशी के भूमि के राजा अज्ञातशत्रु थे, केकई क्षेत्र के राजा अश्वपति, पांचाल क्षेत्र के राजा प्रभाण जाबाली नाम के शासक थे। आगे देखते तो राजा अब कबीले का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मुखिया होता था। उत्तर वैदिक काल में पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इस काल में राजा प्रजा से भोग न लेकर भाग लिया करता था, जिसके कारण अब राजा निरंकुश एवं तानाशाह हो गया था। वहीं हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में निरंकुश एवं राजा तानाशाह नहीं था। विदत एवं गण संस्थाओं ने अपना अस्तित्व खो दिया था। सभा एवं समिति को प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र दो जुड़वा पुत्रिया कहा गया। उत्तर वैदिक काल में ये हमें बात कहाँ से प्राप्त होती है, तो अथर्ववेद में ये बात कही गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती है कई बार एग्जाम में। अब उत्तर वैदिक काल में ही कृषि एवं लोहा ने का आविष्कार हुआ, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे कारण कई राजा शक्तिशाली हो गए थे। आगे देखते हैं तो प्रमुख ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिशा आधारित राजाओं के नाम, राजाओं की उपाधियां तथा राजाओं द्वारा संपन्न यज्ञों के नाम मिलते हैं। यह हमें जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से देखने को मिलती है। एक तरफ देखते हैं तो दिशा वही संबंधित राजा एवं संबंधित शासक एवं उनके द्वारा संपन्न यज्ञ किस नाम से जाने जाते थे। उत्तर दिशा में से संबंधित राज्य वैराज राज्य प्रदेश कहलाता था, जहाँ के राजा विराट नाम की उपाधि धारण करते थे। इनके द्वारा यज्ञ ज़्यादातर पुरुष में यज्ञ किया जाता था। वहीं दक्षिण दिशा से संबंधित प्रदेश भोज्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजा भोज नाम की उपाधि धारण करते थे। ये सर्वमेघ यज्ञ संपन्न करते थे। पूर्व दिशा से संबंधित राज्य साम्राज्य कहलाता था। यहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। वही वाजपेयी यज्ञ इनका प्रमुख यज्ञ था, अर्थात रथ दौड़ की जाती थी। पश्चिम दिशा से संबंधित राज्य स्वराज कहलाता था, जहाँ के शासक स्वराट की उपाधि धारण करते थे। यहाँ का प्रमुख या प्रसिद्ध संपन्न यज्ञ अश्वमेध यज्ञ होता था। मध्य दिशा से संबंधित राज्य का नाम ही राज्य होता था, राज्य कहलाता था। यहाँ के राजा की उपाधि धारण करते थे। शासक यहाँ का यज्ञ देखे तो राजसूय यज्ञ होता था, अर्थात राज्य अभिषेक के समय होने वाला यज्ञ होता था। वहीं आगे देखते तो उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक नियमित व स्थायी हुआ था। राजा रत्नियों अर्थात मंत्रियों के सहयोग से शासन संचालित करने लगता। कुल रत्नियों की संख्या देखें तो हमें 12 देखने को मिलती हैं। ये राजा सहित सम्मिलित हैं। राजा स्वयं भी रत्नी एवं प्रधान रत्नी के रूप में होता था। मुख्य रत्नी देखें तो राजा होता था, जिसका प्रभु शासक होता था। सेनानी अर्थात इसका अर्थ है सेनापति। पुरोहित अर्थात अमात्य, इसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। युवराज जो राजकुमार के नाम से जाना जाता था, ये भावी राजा होता था, भविष्य में बनने वाला राजा होता था। महर्षि इसे इसका अर्थ है पटरानी। सूत रथ सेना का मुखिया होता था। ग्राम का मुखिया होता था।
श्रोता या प्रतिहार या राजमहल का रक्षक होता था। संग्रहण कर वसूली का अधिकारी होता था। बागदूत कोषाध्यक्ष या अर्थ मंत्री के नाम से जाना जाता था। अक्षवाप पासे या जुआ खेल के में सहयोग होता था जो राजा के साथ खेलता था। पालागल ये विदुष अर्थात राजा का मित्र होता था। इसी के साथ दोस्तों हमारा वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति को हम यहाँ पे समाप्त करते। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी ये बात आपको अच्छी लगी हो या यहाँ पे कोई अच्छा सा फैक्ट आपको लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।